साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो एक नई पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एनबीएस, केबीएस, एलटी ग्रेड, नेट, जीआरएफ इनके जो पूर्व की परीक्षाएं हुई हैं, इन परीक्षाओं में इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को इस पुस्तक में जो है संकलित किया गया है। और यह पुस्तक आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये लगभग 700 पेज की किताब है। यहाँ पर मैं यदि बात करूँ तो यह जो पुस्तक है, इसमें विभिन्न सहयोगियों के साथ ही मेरा अर्थात शिशिर अशोक सिंह का भी इस पुस्तक को तैयार करने में सहयोग रहा है। तो यहाँ पर इस पुस्तक का जो इंडेक्स आप देखेंगे तो यहाँ पर अध्यायवार इसमें प्रश्नों को संकलित किया गया है। और आज की वीडियो में हम लोग इसका जो पहला पोर्शन है पाषाण काल, इस पाषाण काल से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर व्याख्या के साथ देखेंगे। तो ये इस किताब का पहला वीडियो है। यदि आपको ये पसंद आता है तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपके रिस्पांस अच्छे रहते हैं तो मैं इस पुस्तक को पूरा कवर करने का प्रयास करूँगा। तो आज की वीडियो में चलिए प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से जो पाषाण काल संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं। तो ये जो साक्ष्य हैं वो बुर्जहोम और रंगपुर में पाए गए हैं। कश्मीर के बुर्जहोम और गुजरात के रंगपुर में हुए उत्खननों से 9 पाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों ही स्थलों से गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। तो कौन सा है, ग्रोशियन जो है, ग्रोशियन ये नहीं जुड़ा। देखिए, मोस्टेरियन, अस्ट्रेलियन एवं ओल्डोवान प्राचीन संस्कृतियों, परंपराओं और उद्योगों के साथ साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित सभ्यताएं हैं, जबकि ग्रोशियन जो है ये प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है। तो इसकी प्राप्ति जो है, वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति इनाम गांव से हुई है। कहाँ से हुई है, इनाम गांव। पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव में चूल्हे और वृत्ताकार गर्त गृहों की खोज हुई है। आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस नौ पाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है। तो ये है लिंग शुगुर। ठीक है, लिंग शुगुर ये 9 पाषाणिक स्थल है जिसको सर्वप्रथम सूचित किया गया है भारत में। तो इसे मेडेओ टेलर द्वारा 1842 में खोजा गया था और यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम 9 पाषाणिक स्थल है। आगे चलते हैं। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से। तो ये जो है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन घाटी के लोहदा नामक पुरास्थल से हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से। तो ये महदहा से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। तो कहाँ से, महदहा से। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई है कहाँ से। तो ये सोन घाटी से। कहाँ से प्राप्त हुई है, सोन घाटी से प्राप्त हुई है तोबा ज्वालामुखी राख। तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुई है। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है किससे, ताम्र पाषाणिक से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति ताम्र पाषाणिक से संबंधित है। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खौराडीह व नरहन में ताम्र पाषाणिक स्थल मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन, जो कि गोरखपुर जिला में है, के प्राचीन स्थल, नरहन के प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चलता है। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन वृत्ति को दर्शाता है। इस स्थल की खुदाई में छत को सहारा देने के लिए जमीन में खंभे का छिद्र, जले तिनकों के निशान मिले हैं। 2 क्रमिक तल्ले, चूल्हे, 2 हाथों वाली सिगड़ी और भंडार भी पाए गए हैं। आगे देखते हैं।
अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है? कौन सी पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है? तो देखिए सोथी संस्कृति जो है ये पाषाण युगीन संस्कृत नहीं, जबकि सोहन संस्कृति, मद्रासियन और विंध्यन संस्कृति ये पाषाण युगीन संस्कृत है। राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थल पर सोथी संस्कृत का आविर्भाव हुआ। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। आलचिन डी.पी. अग्रवाल, अमलानंद घोष इस संस्कृत को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं। ये जो सोथी संस्कृत है, ठीक है, सोहन संस्कृत, मद्रासियन संस्कृत और विंध्यन संस्कृत पाषाण युगीन संस्कृत हैं, जो पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थे। महापाषाण संस्कृत संबद्ध है किससे? तो महापाषाण संस्कृत जो है ये लोहे से संबद्ध है। लौह काल का निर्धारण जो है सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अंतर्जी खेंडा में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? तो कौन सा है? तो यह है सिंघावाल। ये सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः ये देखें तो इस प्रकार है: सिंघावल जमाव, खुनतेली जमाव, पटपरा जमाव और बाघोर जमाव तथा खेतोनही जमाव। ये आपका क्रम है। तो इसमें प्राचीनतम जो है वो आपका सिंघावल जमाव है। आगे चलते हैं, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृत के प्रमुख उद्योग रहे हैं? तो ये जो लघु पाषाण उपकरण है ये मध्य पाषाणकालीन, किसके? मध्य पाषाणकालीन संस्कृत, ठीक है, इसके प्रमुख उद्योग रहे हैं। आगे चलते हैं, देखिए इसके बारे में, लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जबकि C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले, ठीक है, कहाँ से निकाले? विंध्य क्षेत्र से। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं, वे लगभग आधे इंच से लेकर के 1.25 इंच के बराबर हैं। इनमें कुंठित तथा टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रेपर, व्यूरिन, बेधक, चांद्रिक आदि प्रमुख हैं। मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरणों में फलकों की क्या रही है? प्रधानता रही है। इसलिए मध्य पुरा पाषाण काल को, ध्यान रखिएगा, मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृत की संज्ञा दी जाती है। पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? तो माइक्रोलिथ जो है पाषाण युग में मध्य पाषाण युग में पाए गए हैं। कब पाए गए हैं? मध्य पाषाण युग में पाए गए हैं। और ध्यान रखिएगा मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृत कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये जो है मध्य पाषाण युग से संबंधित है। सूक्ष्माश्म जो हैं ये मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 ईस्वी में उस समय हुई जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का महदहा से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, जबकि पशुपालन का प्रारंभ जो है ये मध्य पाषाण काल में ही हुआ है, ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार मिला था। कहाँ से मिला था? पल्लवरम से। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की, ठीक है। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार हस्तकुठार प्राप्त हुए थे। अन्य संबंधित तथ्यों की बात करें तो चेन्नई के निकट अतिरम पक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। सगन कल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 ईस्वी में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। वहीं 1928 ईस्वी में डीएन वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। कब मिला था? 1863 ईस्वी में। हस्तकुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? तो हस्तकुठार उपकरण जो है बाईफेशियल विधि का उपकरण था। हस्तकुठार उपकरण द्विधारी था, बाईफेशियल शिल्प उपकरण था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हस्तकुठार प्राप्त किया था, ठीक है। आगे चलते हैं,
रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था? पल्लवरम से। ठीक है, तो मद्रास के पास पल्लवरम से 1863 में प्राप्त किया था। और उनके मित्र किंग ने अतिरमपक्कम में पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। इसके बाद डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं कहाँ से? तो निम्न पुरा पाषाण काल से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? निम्न पुरा पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं, इसमें दक्षिण भारत की कोरतलयार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस घाटी में स्थित वदमदुरै नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिले हैं, जिनका निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। यहाँ से हैंड एक्स, क्लीवर तथा कोर उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पूर्व पाषाणिक स्थल अतिरमपक्कम है। यहाँ से भी बड़ी मात्रा में हैंड एक्स, क्लीवर तथा फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। हैंड एक्स पतले, लंबे, चौड़े तथा फलक निकालकर तैयार किए गए हैं। यहाँ के हैंड एक्स ऑस्ट्रेलियन प्रकार के हैं। आगे देखते हैं, प्राचीन मानव प्रजाति है। प्राचीन मानव प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथिकस है। क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस है। सबसे पहले वानर मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया, उसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया। इसकी एक उपजाति जिंजेनथ्रोपस और औजार बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो एशिया में जावा के ऐसे होमिनिड अर्थात आदिमानव की हड्डियां मिली हैं। एशिया में जावा, इंडोनेशिया में जो है, जो सीधा होकर चल सकता था, इसलिए उसे पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा गया। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। जर्मनी की नियंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई। यह नियंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है। यह पूरा पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता था। आगे देखते हैं, आधुनिक मानव होमो सेपियंस संबंध है किससे? ये ब्लेड से। किससे संबंध है? ब्लेड औजार से संबंध है। ब्लेड का किनारा धारदार होता था। इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण का कौन सा स्थल है? तो चिराद, जो चिराद स्थल है, यहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए। बिहार के सारण जिले में चिराद नामक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। 1962-63 ईस्वी में प्रोफेसर BK सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो चिराद के लोग अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ी बनाकर रहते थे। कर्नाटक में स्थित प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल मास्की, ब्रह्मगिरी, सगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल, टी नरसीपुर, पिकलीहल, तेक्कलकोट ये इत्यादि थे। आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थलों में नागार्जुनकोंड, उतनूर, फलवाई एवं सगनपल्ली थे। निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है। किस नवपाषाणिक स्थल से मिला है पशुबाड़े का प्रमाण? तो ये महगढ़ा से मिला है। ठीक है, देखिए महगढ़ा नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में स्थित है महगढ़ा। इस पुरा स्थल की खोज वर्ष 1975-76 में हुई। GR शर्मा के निर्देशन में उत्खनन कार्य कराया गया। यहाँ से पशुबाड़े, डोरी छाप मिट्टी के बर्तन, गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियों के साज प्राप्त हुए थे। आगे देखते हैं, 30 मई 1863 ईस्वी को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम से किस पूरा पाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? तो हैंड एक्स क्लीवर परंपरा के। ठीक है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के अन्वेषण का प्रारंभ भूतत्व सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। उन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान से पाषाण युग के उपकरण को प्राप्त किया, जो क्वार्टजाइट अर्थात स्फटिक पत्थर से निर्मित थे। यह पाषाण उपकरण हैंड एक्स क्लीवर परंपरा से संबंधित था। ब्लेड व्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? तो ब्लेड व्यूरिन प्रकार के उपकरण जो हैं ये उच्च पूर्व पाषाण काल के परंपरा के परिचायक लक्षण हैं। इसके बारे में अन्य चीज़ों को देखें तो देखिए इससे संबंधित तथ्यों को, तो मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। इस समय के मुख्य औजार खुरचनी, बेधनी, फलक आदि थे। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर
उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेनमे शूरियर ने प्राप्त किया था। ठीक है, कहाँ से मिला था? उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में। इस युग के मुख्य औजार स्क्रैपर, ब्लेड्स, कुल्हाड़ी आदि हैं। ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण हैं किसके? तो ये हैं आपके उच्च पुरापाषाणिक संस्कृत के। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है किससे? तो ये नवपाषाण काल से। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था नवपाषाण काल से संबंधित है। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती के युग बनाया गया था, जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं, जहां से चावल एवं गेहूं के साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं या मिले हैं। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं कहाँ से? तो ये महदहा से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ महदहा से प्राप्त हुई हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और यह एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं। इसमें मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण मिले हैं, और यहाँ से आभूषणों से युक्त कब्रें प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है। कहाँ पर? तो देखिए, चोपनी मांडो जो है ये इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज कहलाता है, जिले के मेजा तहसील में बूढ़ी ब्लेन के किनारे स्थित है। ठीक है, मेजा तहसील में। ठीक है, यहाँ पे कोरांव तहसील लिखा है, तो ये मेजा तहसील होना चाहिए। यह मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इस पूरा स्थल की खुदाई वर्ष 1967 से 1981-82 के बीच कराई गई। यहाँ से बहुसंख्यक पाषाण उपकरण, पेबुल आदि मिले हैं। उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ से झोपड़ियों के भी प्रमाण मिले हैं। चोपनी मांडो पूरा स्थल जो है लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। प्रश्न की विकल्प बी में चोपनी मांडो को कोरांव तहसील में दर्शाया गया, जो कि असत्य है। ध्यातव्य है कि चोपनी मांडो मेजा तहसील में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यदि आयोग फिर से यही प्रश्न दोहरा देता है और यही चीज़ लिखा होता है कि इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे मेजा नहीं करता, तो आप बी ऑप्शन ही लगा करके आइएगा। बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? तो इसका संबंध जो है मध्य पाषाण से। किससे है? मध्य पाषाण से है। तो बागोर कहाँ पे? राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आगे चलते हैं। भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो ये ब्रिटिश भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। 1863 ईस्वी में चेन्नई के निकट स्थित पल्लवरम से पाषाण निर्मित उपकरण अर्थात कुल्हाड़ी की निर्णायक खोज के बाद इन्होंने अपने सहयोगी विलियम किंग के साथ मिलकर दक्षिण एवं पश्चिम भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण खोज की। इन्होंने लगभग 32 वर्ष भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में बिताए। इन्हें प्रायः भारतीय प्रागैतिहास का पिता माना जाता है। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। आगे चलते हैं। किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? तो आरबी फुट। ठीक है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कब से हुआ था? तो ये मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के आदमगढ़ से तथा राजस्थान के भीलवाड़ा के बागोर से मिलते हैं। तो आदमगढ़ और बागोर से नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पॉलिशदार पाषाण उपकरणों विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण है। मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका अध्ययन पीके थॉमस और पीके जोगलेकर के द्वारा किया गया था। इसका उत्खनन जो है 1882-83 से 1886-87 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के आर.के. वर्मा, बी.डी. मिश्रा, जे.एन. पांडे और जे.एन. पाल द्वारा किया गया था। निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृत कौन सी है? तो प्राक हड़प्पा संस्कृत जो है ये कुल्ली संस्कृत है। तो प्राक हड़प्पा संस्कृत तात्पर्य हड़प्पा संस्कृत के पूर्व की संस्कृत है। इसमें कुल्ली संस्कृत कुल्ली शहर में उद्घाटित प्राक हड़प्पा संस्कृत के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसमें व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? पुरापाषाण युग, इसके बाद आपका आएगा मध्य पाषाण युग, फिर आपका आएगा
नवपाषाण युग, फिर ताम्र युग आएगा। पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और फिर ताम्र युग आएगा। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, 1, 3, 4, 2। आगे चलते हैं। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित? कौन सा नवपाषाण काल से संबंधित? सेनुआर जो है ये नवपाषाण काल से संबंधित है, मध्य घाटी में स्थित सेनुआर। जबकि सराय नाहर, महदहा, दमदमा मध्य पाषाणिक स्थल हैं। इन स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। इसी प्रकार से राजस्थान के भीलवाड़ा का बाघोर जो है ये भी मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सराय नाहर, राय एवं महदहा, दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख किया गया है। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। आगे देखते हैं, कालक्रम से लगाना है तो देखिए इसमें सबसे पहले पूर्व पाषाण युग आएगा, इसके बाद आपका जो है नवपाषाण युग आएगा, फिर कांस्य युग, फिर लौह युग आएगा। पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग और फिर सबसे लास्ट में लौह युग आएगा। अर्थात डी ऑप्शन 3, 4, 2, 1 सही हो जाएगा। देखिए उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। पूरा पाषाण युग को भी 3 कालों में विभाजित किया गया, जिनमें पहला काल पूर्व पाषाण काल तथा दूसरा जो है मध्य पुरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल है। नवपाषाण युग के उपरांत कांस्य युग आता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि भारत में लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है किसे? तो उच्च पुरा पाषाण युग को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विलक्षणताएं हैं। कौन सी हैं? पहला, नए चकमक उद्योग की स्थापना, दूसरा आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय। इस काल का प्रधान पाषाण उपकरण क्या है? ब्लेड है। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण काल का, उच्च पुरा पाषाण युग याद रखिएगा। पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो इसका प्रमुख औजार जो था वो हस्त कुठार था, हैंड एक्स। ये उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अतिरमपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो ये जो हैं आपके निम्न पुरा पाषाण काल के परिचायक हैं। हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। वहीं हैंड एक्स, क्लेवर का संबंध किससे है? तो निम्न पुरा पाषाण संस्कृत से है। आगे देखते हैं, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। कब हुई थी? निम्न पुरा पाषाण काल में हुई थी। इस दौरान इसके उपयोग से वह परिचित नहीं था। आग का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम जो है नवपाषाण काल के दौरान सीखा था। इसको जानकारी जो है वो निम्न पुरा पाषाण काल में हो गई थी, परंतु इसका उपयोग जो है नवपाषाण काल के दौरान ये करता है। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो ये जो है आपका सत्य है। मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबॉक ने 1865 में किया था। बाद में विद्वानों ने नवपाषाण संस्कृति की निम्न विशेषताओं को सुनिश्चित किया। नवपाषाण काल में क्या था? कृषि कार्य, पशुओं को पालना, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पालिश करना तथा मृद भांड बनाना अर्थात मिट्टी के बर्तन इत्यादि बनाना। इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? किस युग को कहते हैं? मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहते हैं। 1887 ईस्वी में फ्रांस की मास द एसी नाम गुफा के उत्खनन के परिणाम स्वरूप पुरा पाषाण काल तथा नवपाषाण काल के मध्यवर्ती जिस काल की जानकारी प्राप्त होती है उस काल को संक्रांति काल या ट्रांजिशन काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में ना तो पुरा पाषाण काल की विशेषताओं का पूर्ण रूप से त्याग किया गया था और ना ही नवपाषाण काल की विशेषताओं को पूर्णतया अपनाया गया था। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इनकी मुख्य विशेषता लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग था। इन्हें माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया। मध्य पुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे किसके? तो ये जो हैं आपके किसके बने थे? ये आपके फलक से बने थे, फलक अथवा फलक प्लेट से। उपकरणों में विभिन्न आकार प्रकार के स्क्रैपरों की प्रधानता मिलती है। छिद्रक, व्यूरिन तथा बेधक अन्य प्रमुख उपकरण प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त हैंड एक्स, क्लीवर, फ्लग ब्लेड तथा चक्रा क्रोड भी मिले हैं। फलकों, ब्लेडों तथा स्क्रैपरों की अधिकता के कारण मध्य पुरा पाषाणिक संस्कृत को फलक संस्कृत भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मध्य पुरा पाषाणिक संस्कृत को फलक संस्कृत भी कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं,
पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो इनका प्रमुख उद्यम क्या था? शिकार करना था। पूर्व पाषाण युग के लोगों का कृषि का ज्ञान न होने के कारण वह वनों से प्राप्त फल फूल आखेट में मारे गए पशु, नदियों की एवं झीलों से प्राप्त मछलियों पर निर्भर थे। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही है। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? शिकार करना। पूर्व पाषाणकालीन। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिले हैं? तो प्राचीनतम उल्लेख मेहरगढ़ से मिले। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य स्थल जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से संत कबीर नगर के। उल्लेखनीय कि इस नवीनतम खोज से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम के साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ माना जाता था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यह स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। कहाँ से? इलाहाबाद के कोल्डिहवा से। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प ही वही रहेगा, लहुरा देव मानेंगे। परंतु लहुरा देव को विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति आपका क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। आगे चलते हैं। चावल का प्राचीनतम प्रमाण मिला है कहाँ से? उत्तर प्रदेश में। देखिए यहाँ पर चावल का, यहाँ पे है ना, ये चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लहुरा देव से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? लहुरा देव से। किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो लहुरा देव से मिले हैं। चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो ये है आपका कोल्डिहवा से। यदि लहुरा देव होगा तो लहुरा देव हो जाएगा। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राचीनतम जो प्रमाण हैं ये आपके लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं धान उत्पादन के। कायथा संस्कृत के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। कायथा संस्कृत मध्य प्रदेश में। देखिए, कायथा संस्कृत के अवशेष मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिलते हैं। कायथा संस्कृत की खोज BS वाकड़कर ने की थी। कायथा संस्कृत मूलतः एक ताम्र पाषाणिक संस्कृत है। इसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे हुआ था। कायथा संस्कृत का काल जो है 2000 BC से 1800 BC निर्धारित किया गया है। अन्य प्रमुख तथ्यों की बात करें तो महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्र पाषाणिक युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद तथा पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिका। दक्षिण पूर्व राजस्थान की ताम्र पाषाणिक संस्कृत को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृत की संज्ञा दी गई है। इस संस्कृत की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थल आहार के नाम पर इसे आहार संस्कृत भी कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृत की खोज की गई थी कहाँ, किसके द्वारा? BS वाकड़कर के द्वारा। BS वाकड़कर के द्वारा ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी, जो कि MP से मध्य प्रदेश से संबंधित है। कायथापुरा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो ये छोटी काली सिंध नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। कायथा संस्कृत जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पा या हड़प्पीय लक्षण प्राप्त होते हैं। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियाँ मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। किसके द्वारा? AK सोनाकिया द्वारा पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की। कहाँ से? हथनौरा से। नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज AK सोनाकिया द्वारा दिसंबर 1982 में की गई थी। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला, जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्टरों की बात करें तो 1956 ईस्वी में BB लाल ने व्यास नदी घाटी में अनेक पुरापाषाणी बस्तियों की खोज की है। BB लाल ने व्यास नदी घाटी में। HD सांकलिया ने महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन करवाया था। किसने? HD सांकालिया ने। GR शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबंध थे, इन्होंने कौशाम्बी का उत्खनन करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनीड जीवाश्म की खोज की गई थी? कहाँ से की गई थी? हथनौरा से। ठीक है, हथनौरा से की गई थी। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा।
आगे चलते हैं। प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास। इतिहास की विशेष सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, क्योंकि मानव जीवन असभ्य एवं बर्बर था, लेखन कला अज्ञात थी। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृत निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? तो महाराष्ट्र के नाम पे। ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत जो है ये जोरवे संस्कृत के ये महाराष्ट्र के निवासा, दायमाबाद, काठे, खामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ताम्रपाषाणिक पुरास्थल गुफकराल किस राज्य में स्थित है? गुफकराल जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका अर्थ होता है कुलाल या कुम्हार की गुफा होता है। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से तांबे की एक हेयरपिन मिली है। गुफकराल से 2 कच्ची आवासीय गड्ढों की प्राप्ति हुई है। नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है, जहाँ पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। निम्न पुरास्थलों में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो नेवाश, इनाम गाँव, दायमाबाद यहाँ पर है। माहेश्वर जो है ये यहाँ पर स्थित नहीं है। ठीक है, माहेश्वर जो है पुरास्थल महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। उल्लेखनीय के मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित नौदा टोली और माहेश्वर जो है माहेश्वर मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। जोरवे संस्कृत के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है कहाँ पर? तो इनाम गांव में। कहाँ पर मिला है? इनाम गांव में। इनाम गांव में जोरवे संस्कृत चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इनमें 100 से अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में की बात करें तो नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित नौदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक है, नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के मृदभांड को मालवा मृदभांड की संज्ञा दी गई है। इनाम गांव एक प्रमुख पुरास्थल है किसका? तो जोरवे संस्कृत का प्रमुख पुरास्थल है। आगे चलते हैं। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो ये जो हार्वेस्टर है वो कश्मीर से प्राप्त हुआ है। कश्मीर एक नवपाषाणिक संस्कृत रहा है। उत्तरी क्षेत्र में स्थित कश्मीर के 2 महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम एवं गुफकराल हैं। यहाँ से नवपाषाण युगीन अनेक पत्थर एवं हड्डियों से निर्मित औजार प्राप्त हुए। यहीं से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम एवं गुफकराल से मिले हैं। शवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? बुर्ज होम, कश्मीर के बुर्ज होम में मिलते हैं। और इस पुरास्थल की खोज जो है 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो इनको जो है शिकार का ज्ञान था। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को शिकार का ज्ञान था। ठीक है, पाषाण युग के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। वह वनों से प्राप्त फल फूल, आकेट मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से पकड़ी गई मछलियां आदि पर निर्भरता था। इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय जो था वो आखेट करना था। निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से नवपाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था? ले मशूरिये ने। भारत में कर्नाटक प्रांत तत्कालीन मैसूर राज्य के लिंगशंगूर नामक पुरास्थल से 1842 ईस्वी में सर्वप्रथम नवपाषाणिक उपकरण जो है वो तत्कालीन मैसूर रियासत के पुरातत्व अधिकारी M.H. कृष्ण द्वारा प्रतिवेदित किए गए थे। 1860 ईस्वी में H.P. ले मशूरिये को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में इसे टोंस घाटी से नवपाषाण के कतिपय उपकरण प्राप्त हुए थे। तदंतरांत
इस प्रकार के पाषाण उपकरणों का प्रतिवेदन बुंदेलखंड, दक्षिण तथा पूर्वी भारत के अनेक क्षेत्रों में या क्षेत्रों से समय समय पर होता रहा है। अतः स्पष्ट है कि जो विकल्प डी है, ले मसूरिये, ये सही है। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? प्रागैतिहासिक युग में मानव जो है ये मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में, इन सभी पर रहता था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो कौशाम्बी जो है ये प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, जबकि शेष, नेवासा, बुर्जहोम, ब्रह्मगिरी ये प्रागैतिहासिक स्थल हैं। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित एक नवपाषाणकालीन स्थल है। नेवासा जो है, नेवासा ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह जोरबे संस्कृति से संबद्ध है। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया कहाँ से? नवपाषाण काल से। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान नवपाषाण काल से प्राप्त किया है। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूँ की वन्य किस्म की खेती के योग्य बनाया गया, जिससे कृषिजन्य गेहूं का उद्भव होता है। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं? तो देखिए, पशुपालन और कृषि, ये नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पॉलिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण भी यहाँ पर इसकी मुख्य विशेषता है। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में जाना जाता है, यह माना जाता है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर जिला के लहुरा देव में स्थित है। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई कब? नवपाषाण युग में यह प्रारंभ हुई थी। आगे देखते हैं। देखिए, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में होता है। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूँ की वन्य किस्म की खेती के योग्य बनाया गया। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूँ की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषिजन्य गेहूँ का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्ढेवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं, जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल सूची में या विरासत सूची में शामिल किया है। इन गुफाओं में जीवन के लिए विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांबर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाखा जुआर समूह में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुरापाषाण और मध्य पाषाणकालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है? कौन सा स्थान जाना जाता है पुरापाषाण और मध्य पाषाणकालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए? तो आपका भीमबेटका है। भीमबेटका नहीं है, ये भीमबेटका है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका पुरापाषाण और मध्य पाषाणकालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इन शैल चित्रकला की खोज वर्ष 1957 में BS वांकंकर ने किया था। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। भीमबेटका में किस काल के पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? तो देखिए, इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं। देखिए, पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे। प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ तो कई स्थानों पर पाई जाती हैं, परंतु मध्य प्रदेश का भीमबेटका स्थान अद्भुत है। यह भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हैं। 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इन गुफाओं के चित्र पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के बने हुए हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल। तो इसमें पुरापाषाण काल है ही नहीं है ऑप्शन में ही। तो देखिए, परंतु इनमें अनेक गुफाएं मध्य पाषाण काल के लोगों से संबंध है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत विकल्पों में उत्तर सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर जो है ए दिया है। क्या दिया था? मध्य पाषाण काल माना है, मध्य पाषाण काल माना है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कि भीमबेटका के चित्र कब से बनना प्रारंभ हुए थे। तो यदि आयोग में ही एक सवाल पूछ रहे तो आप भी मध्य पाषाण काल ही लगा आइएगा। ठीक है, यदि सही उत्तर नहीं दिया गया है तो, यदि एज इट इज रहता है। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक, भीमबेटका या भीमबैठका दोनों कहते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है।
अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला ऐतिहासिक कालीन मौर्य काल के बाद की है। अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहनकालीन माना जाता है। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है भीमबेटका या भीमबेटका दोनों कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं कहाँ से? भीमबेटका के शैलाश्रयों से मिलते हैं। आगे चलते हैं, अगला है प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित है कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।